नमस्ते स्टूडेंट्स। तो फाइनली हम आज इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट थियरी का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। मुझे 5 दिन में ख़त्म करना था बट बहुत लेंथी है, इसलिए मैं फटाफट से ख़त्म नहीं करना चाहता, वरना आपको भी नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एज वेल एज दूसरे क्वेश्चंस भी हम ले लेंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। आपको पता है व्हाट इज मीन बाय हीटिंग इफेक्ट? तो हमने देखा भी था कि भाई वो भी जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होना मतलब क्या, चार्ज फ्लो होना। अब चार्ज जब भी फ्लो होता है तो उसे कोई भी रजिस्टर या कोई भी डिवाइस या कोई भी कंडक्टर उसके अंदर के जो दूसरे चार्जेस होंगे उसे रजिस्ट करेंगे। इसके कारण उनमें क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा। और बहुत सारे तो अगर मान लो कि कंडक्टर की जगह पे मैंने यहाँ पे इंसुलेटर ज्वाइंट कर दिया, तो इसमें से तो करंट जाएगा ही नहीं। या मैंने मान लो कि इसको अलॉय ज्वाइंट कर दिया तो जाएगा, करंट जाएगा, बट ये काफी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसके अंदर रजिस्टिविटी इसकी काफी ज्यादा होती है। कंडक्टर की रजिस्टिविटी कम, रजिस्टिविटी क्या है ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वो उसकी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी। रजिस्टर डिवाइस रेजिस्टेंस के वो कितना रजिस्ट करेगा, और रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। मैंने आपको मोबाइल का भी एग्जांपल दिया, बराबर है। तो वो रजिस्ट करेगा, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पे फ्रिक्शन या फिर मारा मारी प्रोड्यूस होगी, तो उसके कारण वहां पे हीट जनरेट होगी। उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम उसका प्रैक्टिकल यूज भी कर सकते हैं, लाइक बल्ब, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इवन माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, यही होता है। बट आप ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे ना, ये जितने भी एग्जांपल्स में जो भी अप्लायंसेस मैंने आपको बताए, वो सारे अप्लायंसेस बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए आप ओवन है या हीटर है या आयरन है या बल्ब है, इन सबको आप यूज करोगे ना तो उससे आपका बिल बहुत ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? बिकॉज बहुत ज्यादा करंट देना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही करंट कंजप्शन इनका काफी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? सो हम उस टॉपिक पे ना बढ़ते हुए हम हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। कि मान लेते हैं कि अज्यूमिंग अ कंडक्टर एज ए रेजिस्टिव वायर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। बराबर है, उसमें से करंट का फ्लो को रेजिस्ट करेगा। अब रजिस्ट करेगा मतलब हमें उसके अपोज होके फ्लो तो होना है। मान लो कि ये रजिस्टर, ये डिवाइस है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये उसको अपोज करेगा। करंट कहाँ से फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब चार्जेस यहाँ पे फ्लो होंगे। मतलब एक चार्ज को इधर से जाके इधर जाना है, भले ये उसे रजिस्ट करेगा, ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये उसकी फाइनल पोजीशन। चार्ज को इधर जाना है, क्यू, बराबर है। क्यू मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, उसे रजिस्ट करेगा, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? उधर वर्क डन करना पड़ेगा, ऑपोजिट। ओके, सो वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट सोर्स फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। इसलिए ये जो बैटरी है वो क्या करेगा? वर्क डन करेगा। करंट सोर्स मतलब जहां से करंट प्रोड्यूस होता है। नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन। वो कितना वर्क डन होता है वही हमें कैलकुलेट करना है। बेसिक आपको समझ में आया बेटा? तो हमें वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाय द सोर्स व्हेन द करंट आई फ्लोज थ्रू। कितना करंट फ्लो रहा? आई, और जिसका रेजिस्टेंस क्या है? आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, और कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें? क्यू, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस वी। ये चार चीजें गिवन। तो उसके कारण अब हम सीधा क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। सर ये कहाँ से आया? V इज इक्वल W बाय क्यू से, तो क्यू ऊपर चला गया, यहाँ से। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? IT।
इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2, पुट 2 in 1। और एक चीज और ले लेते हैं, और एक चीज ले ही लेते हैं साथ में, बाय ओम्स लो V इज इक्वल टू आई आर, नंबर चाहिए। अब ये देखो, वन वैल्यू क्या है आपकी, V इंटू क्यू, तो सेकंड से आपको Q मिला, थर्ड से आपको V मिला, सो आप 2 और 3 को 1 में पुट कर दो, तो क्या करेंगे, पुट 2 and 3 in 1, therefore W is equal to V की जगह पे क्या आएगा IR, और W is equal to VQ, Q की जगह पे क्या आएगा IT। ये आई आर मतलब आई इंटू आर है, इंटू आई इंटू टी, तो आई कितनी बार है, 2 बार है, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, बराबर है। अज्यूमिंग दैट, अब ये चीज समझने की है, अज्यूमिंग दैट all work done on or electrical energy or electrical energy is converted into heat energy। आपको ये कॉन्सेप्ट लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाने में आया, आपको पता है कि आप जितना भी वर्क डन करोगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मान लो कि ये पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है, काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना है, देखो मैं ये स्टेशनरी है, इसको धक्का दिया तो ये मूव हुआ, इसको धक्का दिया तो मूव हुआ, मतलब मैंने इस पर वर्क डन किया, धक्का देना मतलब वर्क डन, तो वो उसमें किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव कर रहा है। मान लो मैंने इसको ऊपर लेके गया, तो मैंने उस पर वर्क डन किया, छोड़ दूंगा नीचे जाएगा, तो उसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी सारा वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। ये आपको लोअर स्टैंड में पढ़ाया गया इनटू हीट एनर्जी। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, सो हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट। और यही बात है कि ये जो सारा वर्क डन है वो कंडक्टर में होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस, तो W को हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बराबर है, क्लियर हो गया। और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देख लो, किस पे डिपेंडेड है, आई स्क्वायर, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि करंट एक्चुअली क्या होता है, चार्ज, मतलब जितने ज्यादा आप चार्ज फ्लो कराओगे उतने ज्यादा इसमें करंट फ्लो होंगे। आया समझ में बेटा, क्या कहना बेटा, इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि भाई जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, क्योंकि जितने ज्यादा करंट मतलब करंट इज डायरेक्टली लिंक टू चार्ज, तो जितना ज्यादा करंट होगा तो चार्ज उतने ज्यादा फ्लो होंगे, और जितने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे उतना हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखो H के 3 फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर टी, ये 3 फॉर्मूला है। डिपेंडिंग कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यूज कर सकते हैं। ये लॉ क्या बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये उसका मेन फॉर्मूला है, इससे ये उसके डिराइव्ड फॉर्मूला है। आई की जगह पे वी आर डाल दो, वी बाय आर, तो ये फॉर्मूला निकलेगा। आई की जगह पे वी, और आर की जगह पे सिर्फ वो क्या डाल दो, वी बाय आई, तो ये फॉर्मूला निकलेगा। मतलब अलग अलग उसके फॉर्मूला। सबसे पहले किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, directly proportional to the resistance of a given current, देखो R, and directly proportional to the time, मतलब जितना ज्यादा टाइम आप उसको भेजोगे चार्ज उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। क्लियर हो गया, बराबर। एक दो न्यूमेरिकल्स उसके ले लेते हैं। चलो एग्जांपल 15 देखो तो क्या बोल रहा है एग्जांपल 15, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम, तो R इज इक्वल टू 25 ओम दिया हुआ है, टेक्स अ करंट
I इज इक्वल टू 7 एम्पियर दिया हुआ है। हीट डेवलप इन टाइम हाफ मिनट 0.5 मिनट मतलब हाफ मिनट होता है। हमें टाइम हमेशा किस में चाहिए बेटा, सेकंड में, तो इसको हम क्या लिखेंगे 30 सेकंड। देयरफॉर हीट का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर टी। आई की जगह पे 7 का स्क्वायर इंटू आर की जगह पे 25 इंटू टी की जगह पे 30। तो एच का फॉर्मूला क्या, सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 36750 जूल। इजी, बराबर है। फॉर्मूला भी अप्लाई करना आ गया आपको, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा आ गया, पक्का, डन। एग्जांपल 16, 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, एच दिया हुआ है 200 जूल, इन 10 सेकंड, टी दिया हुआ है 10 सेकंड, इन रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है 5 ओम। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देख लो, मैं आपको बोल रहा था ना बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो मैं आपको बोला था H इज इक्वल टू, सबसे बड़ा फॉर्मूला उसका पहला क्या, आई स्क्वायर आई टी, दूसरा फॉर्मूला है वी आई टी, और तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर टी। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वी। हमारे पास आर गिवन है, टी गिवन है, मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, तो हम सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रहा, वी स्क्वायर बाय आर टी। एच की जगह पे 200 बराबर है वी स्क्वायर एज इट इज, आर की जगह पे 5 और टी की जगह पे 10। इसको कट करोगे ये आ गया 2, इसको कट करोगे ये आ गया 100, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो वी की वैल्यू क्या आएगी, 10 वोल्ट। समझ में आ गया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आगे बढ़े, ओके। नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हो, तो उसका सबसे और जीता जाता तरीका है इलेक्ट्रिक बल्ब। Although heating effect of electric current causes undesirable loss of electrical energy, still there are some useful application of it. देखो हीट जो जनरेट होती है बेसिकली वायर से हीट जा रही है, वो एनर्जी लॉस ही है ना, वो हमें तो उसका कोई काम नहीं है। हमें तो पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए थी, बट हीट के फॉर्मेट में लॉस हो रही है तो उसका हमें तो कोई काम नहीं है। बट फिर भी उसके प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब। इट हैज अ फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन। बल्ब मैंने आपको पहले भी बताया था, बल्ब आगे हमने देखा था, क्या होता है बल्ब, ऐसा होता है, बराबर है। इसका जो ये फिलामेंट है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। So most of the power consumed by this is dissipated in the form of heat and some part is converted into light. जो भी सारा है वो ऑलमोस्ट हीट में चला जाता है और थोड़ा बहुत ही लाइट में जाता है, बिकॉज रीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन की ये जो बात है, ये क्यों वो टंगस्टन से बना हुआ है, बिकॉज उसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा है और वो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा है, जिसके कारण जितनी भी हीट हो वो मेल्ट नहीं होगा, वरना मेल्ट होगा तो ये बीच में से टूट गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। फिलामेंट इज थर्मली आइसोलेटेड। और दूसरी बात, ये जो बल्ब होता है ना ऐसे, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन होता है, आर्गन गैस होता है। ये देखो नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस, जैसे ही उसके अंदर जरा सा भी आपको पता है क्रैक बन जाता है, बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं, बल्ब। और इवन CFL जो लाइट्स आती हैं वो एलईडी को छोड़ के बाकी सारा लाइट, उसमें पहले थोड़ा सा भी क्रैक हो जाता है, वो कभी ग्लो नहीं हो सकती, क्यों, उसके अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा तो वो उससे रिएक्ट हो जाएगा। तो इज एन आइसोलेटेड, मतलब उसको हवा से दूर रखता है, आइसोलेटेड, एंड द बल्ब इज फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैस। इनएक्टिव मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, कौन से, नाइट्रोजन आर्गन, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, मतलब फिलामेंट बहुत सालों तक चल सके। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा जो उसका एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसके बिना घर में कुछ भी चालू नहीं हो सकता। ठीक है, क्या है, इट इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस इन हाउसहोल्ड सर्किट। इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। आपके घर में करंट कहाँ से आता है, मेन सप्लाई से आता है। तो डू यू थिंक कि हमेशा सेम अमाउंट ऑफ करंट आएगा, या जितना आपके घर को चाहिए उतना ही आएगा, नहीं। कभी कभार ड्यू टू हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड या फिर ये फलाना ठिकाना, तो बहुत बार करंट ज्यादा आ जाता है।
इसलिए सडनली सब कुछ चालू होता है और आपका घर में लाइट चली जाती है, फिर आप जाते हो तो मीटर का वो ऐसे स्टार्ट करते हो, वो फ्यूज जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली फ्यूज वायर, एमसीबी के अंदर फ्यूज चालू करते हैं। क्यों? उसका रीजन है कि भाई अचानक से बहुत ज्यादा करंट आया था तो वो उसको स्टॉप कर देता है। अब स्टॉप कर देगा मतलब वो ट्रिप हो जाता है, ट्रिप मतलब गिर जाना, फिर आगे तो करंट जाएगा ही नहीं, और आगे करंट जाएगा ही नहीं तो फिर आपके सारे अप्लायंसेस बच जाएंगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सप्लाई। अगर पैरेलल में कनेक्ट होता, मान लो ये फ्यूज है और ये आपके घर का कनेक्शन है, ठीक है, ये आपका होम है और ये आपका फ्यूज है, तो फ्यूज में से जाने की वजह होम में चला जाएगा, क्योंकि पैरेलल में तो करंट दोनों साइड जाता है। तो घर में करंट चला गया, इतना ज्यादा करंट तो घर को डैमेज करेगा। वेरएज प्रैक्टिकली उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, फ्यूज और ये आपका होम है और ये फ्यूज है। अगर इसमें ज्यादा करंट गया तो फ्यूज क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा मतलब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, आगे जाने नहीं देगा, तो आपके जो घर के अप्लायंसेस है वो सेफ हो जाएंगे। समझ में आया? नाउ व्हेन द करंट, ओके, इट कंसिस्ट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, किससे बना हुआ था, एलॉय ऑफ लीड एंड टिन व्हिच हैज अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मीन बाय अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट? ये देखो ये वर्ड जो है ना अप्रोप्रिएट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, फ्यूज अलग अलग कैपेसिटी आते हैं। बहुत सारे फ्यूज जो है वो एसी के साथ लगे होते हैं, तो एसी को 10 एम्पियर करंट चाहिए। बहुत सारे फ्यूज जो है वो फैन के साथ लगे होते हैं जिसको 2 एम्पियर करंट चाहिए। तो 2 एम्पियर वाले करंट मतलब क्या हुआ, 2 एम्पियर का फ्यूज ये हुआ कि अगर इसमें से 2 एम्पियर से ज्यादा करंट, मान लो 3 एम्पियर होगा, तो ये फ्यूज बर्न हो जाएगा, उसके अंदर का जो ये वायर है ना वो बर्न हो जाएगा, जो किससे बना हुआ, लीड और टीन से। लीड और टीन का अमाउंट, कभी लीड ज्यादा कभी टीन ज्यादा। वैसे ही अगर इसमें 10 एम्पियर का फ्यूज डाला है और इसमें 5 एम्पियर पास हो सकता है, 9 एम्पियर भी पास हो सकता है, पर 10.5 एम्पियर भी पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सीधा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब इसको हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फैन के साथ, इसको एसी के साथ, बट उल्टा नहीं कर सकते। और सबके अंदर सेम फ्यूज भी नहीं डाल सकते, क्योंकि सबके अंदर सेम फ्यूज डालेंगे तो सबकी करंट रिक्वायरमेंट अलग होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबकी करंट रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब मान लो, समझो बहुत ध्यान से कि भैया आपको पता है ये फैन है आपका, ये फैन, ठीक है, इस फैन की करंट रिक्वायरमेंट 3 एम्पियर, बट यहाँ पे आपने आगे 10 एम्पियर का फ्यूज रखा है, तो यहाँ पे 3 एम्पियर जब तक पास होगा तो ये फैन रन करेगा। बट मान लो अभी 6 एम्पियर पास हुआ तो 10 एम्पियर उसे अलाउ तो करेगा, क्योंकि 10 एम्पियर मतलब क्या, 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं जान देगा, कम तो जान देगा, बट ये फैन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए फैन क्या हो जाएगा, फैन विल गेट डैमेज। इसके बारे में हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट जिसका जो फिजिक्स का चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, अभी उसका हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। देखो क्या लिखा हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एग्जिट द सेफ लिमिट, सेफ लिमिट मतलब ये 10 एम्पियर उसकी सेफ लिमिट है। द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस, जो लीड और टिन से बने हैं, और फ्यूज वायर का टेम्परेचर बढ़ने से ही आपको पता हीट प्रोड्यूस होगी, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, जिसके कारण वो ब्रेक हो जाएगा, और एक बार सर्किट टूट जाती है तो करंट तो आगे बढ़ेगा ही। This helps to protect the other circuit element from hazards caused by heavy current, और इसके कारण आगे फिर करंट ही नहीं जा पाएगा और जिसके कारण आगे सारे सब अप्लायंसेस बच जाएंगे। फ्यूज किस में 1 एम्पियर में मिलता है, 2, 5, 10, 15 एम्पियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब में ये उसके फ्यूज के अलग अलग टाइप्स हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट अलग अलग एम्पियर के फ्यूज आते हैं। डन, so please pause the video and note it down. ओके, अब देखो फ्यूज ऐसा होता है, ये पुराने है, इसको सिरामिक फ्यूज बोलते हैं। आप अभी भी बहुत सारे गांव में जाओगे या बहुत सारे पुराने घर में होंगे तो इसमें ये फ्यूज लगे होंगे। ये फ्यूज अभी आज के जमाने, मॉडर्न जमाने में बहुत कम होते हैं। ये देखो ये फ्यूज वायर है, दिख रहा है, ये फ्यूज वायर दिख रहा है, ये फ्यूज वायर इतना जो सिल्वर टाइप का है। अब ये जो कुछ को है ना प्लग में डाल देते हैं, इस पूरे बंदे को प्लग में डाल देते हैं। अब प्लग में करंट देखो, यहाँ से करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये बीच में से टूट जाएगा, बीच में से टूट जाएगा मतलब ये सर्किट को क्या कर देगा, इनकम्प्लीट कर देगा। इसको देखो ये स्ट्रेट है और ये लेटा हुआ है, ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं जो अंदर फिट हो जाता है, उसका बेस सिरामिक से बना हुआ है।
ये कांटेक्ट टूट जाता है मतलब ये पूरे सर्किट में आपने फ्यूज को कनेक्ट किया, ये कांटेक्ट ही टूट गया तो करंट तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा उसे। मान लो ये कांटेक्ट टूट गया, ये रहा कांटेक्ट टूट गया, तो आप देखो इसमें करंट आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, जिससे आपकी पूरी जो सर्किट है वो बच जाएगी। आया समझ में? पक्का? बट ये आजकल यूज होना बंद हो चुके हैं मॉडर्न जमाने में। है पुराने जमाने के मिलते हैं जिनका घर पुराना है, बट मॉडर्न जमाने में ये फ्यूज मिलते हैं। देखो ये कितने छोटे होते हैं पता है? कितने छोटे, कैप्सूल जितने होते हैं। अब उसमें देखो ये जो छोटा सा वायर है, ये छोटा सा वायर वो उसी की तरह काम करेगा। ओके देखो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5, 7, 10 एंड 13 बराबर है। बुजमैन के हैं, फिर बहुत सारे अलग अलग कंपनी के हैं, सब अलग अलग कंपनी के हैं, उसके ऊपर मार्किंग भी होता है। अब जैसे ही ये उसको ऐसे डाल, आजकल तो अप्लायंसेस के अंदर ही खुद फ्यूज आते हैं, वो डाल देते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि भाई प्रॉब्लम हो गया तो वो उसे क्या करेगा, उसे क्या करेगा, रोक देगा। क्या रोक देगा? आगे बढ़ने से। देखो कनेक्शन ऐसा होता है, ये वायर मेल्ट हो गया तो यहाँ से करंट आगे जा ही नहीं सकता, तो सर्किट क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इसको बोलते हैं एमसीबी। ये भी एक टाइप का फ्यूज ही है। ये ट्रिप हो जाता है, ये तो सब लोगों ने देखा होगा, ट्रिप हो जाएगा वापिस आप उसको चालू कर सकते हो। क्लियर? पक्का? ओके। सो फाइनली हम लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए, और लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। डायग्राम नहीं बनाना है, इलेक्ट्रिक पावर। What is meant by electric power? It is defined as the amount of electric energy consumed in circuit per unit time. देखो पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक वर्क क्यों नहीं लिखा है? तो जो भी सारा इलेक्ट्रिक वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वापिस मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि वर्क मतलब समझ लो एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों सेम है। वर्क उसकी एबिलिटी और एनर्जी उसके कन्वर्जन। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम बराबर है। मान लेते हैं if W be the amount of electric energy consumed in a circuit in time t, okay, then the electric power, therefore electric power P का फॉर्मूला क्या होगा, W by T हो जाएगा। है ना? तो बोल दो क्या हो जाएगा, W by T। थोड़ा साइड में लिख W by T हो जाएगा। बट आपको पता है बेटा W इज इक्वल टू V इंटू Q, और Q V की जगह, Q की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, IT। सिंस Q इज इक्वल टू IT हमने अभी देखा था। पक्का? तो देयरफॉर P, W की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, VIT और होल अपॉन T, ये T कैंसर। देयरफॉर P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VI। हाँ, ये हो गया पावर का फॉर्मूला बराबर, ये मेन फॉर्मूला। बट ओम्स लॉ क्या बोलता है आपको, ओम्स लॉ स्टेट दैट V इज इक्वल टू IR, इसमें डाल दो। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू V की जगह पे IR इंटू I, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। ये उसका दूसरा फॉर्मूला। ऑल्सो अगर इसमें ही आप V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू नहीं, I इज इक्वल टू V बाय R डाल दोगे, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू I की जगह V बाय R इंटू V, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, V स्क्वायर बाय R। ये तीन फॉर्मूला। तो हेंस आपको पावर के तीन फॉर्मूला मिले, VI, I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर बाय R। ये उसके तीन फॉर्मूला। समझ रहे हो कितने फॉर्मूला थे उसके, तीन फॉर्मूला। और ये तीन फॉर्मूला डिपेंड करता है कि क्या आपके पास क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बारे में छोटी सी चीज है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वॉट। वाट, वाट, वाट नहीं लगा ना, वॉट है। तो डिफाइन 1 वॉट, ये उसका आंसर है। वॉट क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। इट इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 एम्पियर करंट, P इज इक्वल टू क्या है, वी आई। अगर 1 एम्पियर करंट है फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वॉट। वोल्ट और वॉट अलग है। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट मिलेगा। देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर।
वोट काफी छोटा यूनिट है, इसलिए बड़े यूनिट्स यूज करते हैं। 1 किलो वोट 10⁻3, 1 मेगा वोट 10⁻6, 1 गीगा वोट 10⁻9। और आपने एचपी पढ़ा होगा है हॉर्स पावर बहुत सारी गाड़ियों में, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। डन, ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ओके, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 1 किलो वोट आर कन्वर्ट 1 किलो वोट आर इनटू जूल। 1 किलो वोट आर, 1 किलो वोट, किलो वोट मतलब 1000 वोट आर, 1000 वोट आर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 वोट इंटू 1 आर। और आपको पता है कि हमेशा टाइम सेकंड में लिखे जाते हैं, तो 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, तो 1000 वोट इंटू 3600 सेकंड, तो 1000 इंटू 3600 सेकंड हो गया। कितने जीरो है? 3 और 2 5, बट तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 इंटू 10⁵ वोट सेकंड। और आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इसलिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, जब भी पॉइंट आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो तो बढ़ जाता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 वोट सेकंड, और वोट सेकंड होता है जूल, तो इसका आंसर है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये बहुत बार एमसीक्यू में आएगा, इसलिए याद रखना। और ये आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। आपके घर में जो बिल आता है ना, 5 यूनिट आपका बिल आया, 10 यूनिट यूज किया, तो उसका फॉर्मूला है वॉट आवर्स डिवाइड बाय 1000, वॉट आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, ये उसका फॉर्मूला है यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स का ये फॉर्मूला कि भाई आपने 5 यूनिट यूज किया, 10 यूनिट यूज किया, 15 यूनिट यूज किया, उसका ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब उसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो तो क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फॉर 220 वोल्ट मेंस, बराबर है 220 वोल्ट मेंस में काम करता है वो इलेक्ट्रिक, ये अपना फैन। तो बी हो गया 220 वोल्ट, करंट कितना है उसमें 0.6 एम्पियर। फिर एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फैन, कितनी रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, एंड हाउ मच एनर्जी। पहले तो देखो एक बात समझो, एट व्हाट रेट पूछा है ना, तो सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज पावर, दिस इज नथिंग बट पावर। एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी रेट आता है मतलब डिवाइड बाय टाइम समझ लेने का, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम मतलब वो पावर हो जाएगा। तो देयरफॉर पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वी आई। वी दिया हुआ है 220, आई दिया हुआ है 0.6, अगर आप मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 6 132 वोट हो जाएगा। तो एनर्जी फाइंड करनी है हमने, साथ साथ एनर्जी इन कितना मिनट्स, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मतलब कितना सेकंड्स हो जाएगा, 120 सेकंड। तो देयरफॉर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पीटी। अब बोलो सर ये पीटी कहाँ से है, बताता हूँ। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। आप बोलो सर एनर्जी कहाँ पे था, तो बेटा वर्क डन और टाइम दोनों सेम ही है, तो ये टी ऊपर चला जाएगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बात हो गई खत्म। पावर कितना है आपका 132, टाइम कितना है 120, करो कैलकुलेशन कितना आंसर आएगा 15840 जूल। समझे बेटा, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, पहले तो आप लोग फॉर्मूला लिस्ट बना के रखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। और 3 4 5 बार करोगे तब समझ में आएगा, वरना एक बार पढ़ के बोलोगे तो हमें तो समझ में नहीं आता, क्या करेगा, तुम्हें तो समझ में नहीं आता, क्या करे, तो कुछ मत करो बेटा। नहीं हो रहा मुझे, नहीं हो रहा, नहीं होगा, फिर कुछ भी मत करिए। एग्जाम्पल 8, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड मतलब पावर दिया हुआ है, आप ऐसा यूनिट से तो बता सकते हैं ना कि भाई कौन सी क्वांटिटी है, पावर है। ऑपरेट 6 आवर्स पर डे, टाइम कितना दिया हुआ है 6 आवर्स पर डे। अब है ना यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर आवर्स दिया हो तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। अभी यहाँ पे हमें एनर्जी मतलब हमें यूनिट फाइंड करना है। देखो क्या फाइंड करना है, किलो वोट आवर, तो इसको क्या चेंज करने की जरूर है, नहीं जरूर है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा E इज इक्वल टू पी इंटू टी,
500 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 3000 वोट आवर्स। ये वोट है और ये आवर्स है। 3000 को मैं लिख सकता हूँ 3 किलो वोट आर, क्योंकि 3000 मतलब 3 किलो वोट हो गया। कितना हो गया 3 किलो वोट आर। डन। तो ये एक दिन की बात है। सो फॉर 30 डेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा 3 किलो वोट आर इंटू 30। सो बिल तो आपको पता है 1 महीने के बाद ही आता है, तो आपने कितना 90 किलो वोट आर यूज किया, बराबर है। और 1 किलो वोट आर की कॉस्टिंग क्या है 4.5। सो कॉस्ट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आर की 90 4.5 है, तो 90 की कितनी होगी 90 इंटू 4.5। अगर कैलकुलेट करोगे तो 405 रुपये आपको सिर्फ फ्रीज यूज करने के देने पड़ेंगे, अगर आपने 500 वोट का फ्रीज दिन में 6 घंटा चालू रख रहे हो तो। समझ रहे हो। पहले मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले पावर दिया और टाइम दिया। मैं वापस बता रहा हूँ टाइम, आपको नहीं पता चले ना तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे आप साइड में नोट बना के भी लिख सकते हो, ताकि आपको फिर कंफ्यूज ना हो, वरना बच्चे पूछते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन और डाउट्स पूछते हैं कि भाई हंसी आती है कि भाई ये बेसिक लेवल की जो बार बार बता के थक गया वही है। बट कोई नहीं, हमारा तो काम ही है ये सब करना। फिर उसमें हमने एनर्जी फाइंड करी, वो एक दिन के लिए मिला। एनर्जी भी मैंने किलोवाट आवर में इसलिए फाइंड करी क्योंकि देखो प्राइस भी किलोवाट आवर है, और आपको पता है यूनिट जो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स होते हैं उसका हमने फॉर्मूला भी देखा, वॉट आवर था ना, वही है वाटर। डन। क्लियर। क्लियर बेटा। आगे बढ़े नेक्स्ट और लास्ट। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ, देखो ये एनर्जी एट अ रेट ऑफ मतलब ये क्या हो गया आपको पावर कितना है 880 वोल्ट व्हेन द हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 340 वोल्ट। ओके व्हेन द हीटिंग इज मैक्सिमम 340 वोल्ट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। ये 880 वोल्ट यहाँ पे ना थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको चेंज कर देता हूँ। मैक्सिमम 880 वोट यहाँ पे तो स्टॉप नहीं आएगा, 880 वोट व्हेन द मैक्सिमम एंड 340 वोट, मतलब यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ओके एंड 340 वोट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। अब क्लियर हो गया। ओके सो पावर ये कब होगा मैक्सिमम, तो इसको मैं P1 दे दूँ। पावर 2 जब मिनिमम है 340 वोट, कब जब मिनिमम है तब। ओके अब क्लियर हो गया। मैक्सिमम होगा तब 880 वोल्ट, और वोल्टेज सप्लाई दोनों के लिए सेम है 220 वोल्ट। वोल्टेज सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, वो जहाँ मैक्सिमम ले या मिनिमम। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाला केस ले लेते हैं, मैक्सिमम रेट वाला केस लेते हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है करंट एंड रेजिस्टेंस। सो P1 इज इक्वल टू VI1। अब लोग सर V1 क्यों नहीं लिखा, V तो दोनों के लिए सेम रहेगा। P1 कितना है 880 वोल्ट, V कितना है 220 इंटू I1, ये 0 0 कैंसिल, देयरफॉर I1 की वैल्यू होगी 4। अब आपको R1 फाइंड करना है। R का फॉर्मूला है V बाय I। V कितना है 220 और I1 है 4 एम्पियर है। ऐसा यूनिट लिखना वरना कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर आएगा 55 ओम। अब दूसरा केस लेते हैं मिनिमम रेट। मिनिमम रेट तो आपका P2 कितना होगा, P2 इज इक्वल टू VI2। P2 है आपका 340, V आपका कितना है 220 इंटू I2, 0 0 कैंसिल, I2 की वैल्यू 34/22। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.54 एम्पियर। तो अब आपको वैसे ही R2 फाइंड करना है। R2 का फॉर्मूला V बाय R2। मैं वापस बता रहा हूँ V चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम कनेक्शन से कनेक्ट है। 220 वोल्ट अपॉन 1.54 एम्पियर, तो इसका आंसर कितना आएगा 142.85। डन। पक्का। ठीक है जल्दी से लिख लो बेटा। लिख लिया। ओके बेटा। तो 34 मिनट्स हुए। लेट अस स्टार्ट टू कंप्लीट द इंटेक्स क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहला पेज नंबर 200 पे इंटेक्स क्वेश्चन है। जितने आ जाते हैं उतने देख लेते हैं 10 मिनट में जितने। सबसे पहला व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है। अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ, मैंने सब लिखवा दिया फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। An electric circuit consists of electrical device, source of electricity मतलब बैटरी, and wires that are connected with the help of a switch। बराबर, ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। क्या होता है यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। मतलब एक एम्पियर कितना है वो हमें फाइंड करना है। बराबर है, एक एम्पियर कितना है वो हमें फाइंड करना है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू वायर इन 1 सेकंड। क्योंकि एम्पियर मतलब I इज इक्वल टू Q बाय टी। Q मतलब 1 कूलम पर 1 सेकंड, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में जितना जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है बेटा, लिख लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। Q की जगह पे 1 कूलम। आपको पता है बेटा Q इज इक्वल टू होता है N। आपको क्या फाइंड करना है? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो N का फॉर्मूला क्या होगा? Q बाई E। Q कितना है? 1 अपॉन E, मतलब चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको पता है 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻+19 बराबर है। और ये n इज इक्वल टू 1 बाय 1.6 कितना हो जाएगा? 1 बाय 1.6 होगा 0.625। हाँ हाँ, 0.625 इंटू 10⁻19। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब 6 के बाद इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। 1 कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? पक्का? लिख लिया? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उसको सेल भी बोलते हैं, पावर सप्लाई भी बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, what is mean by saying that potential difference between 2 point is 1 volt? तो 1 volt की डेफिनेशन, वोल्ट मतलब क्या होगा? W by Q, मतलब 1 जूल पर 1 कूलम। So it is if 1 joule of work is required to move a charge of amount 1 coulomb from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम का चार्ज इधर से लेके इधर तक मूव करने में 1 जूल का वर्क डन हुआ, तब उसे बोलेंगे कि भाई then it is said that potential difference between 2 point is 1 volt। तब हम उसे क्या बोलेंगे? potential difference between 2 is 1 volt। ओके, डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge, मतलब Q is equal to 1 coulomb through a battery of V is 6 volt। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। हाउ मच एनर्जी, आप बोलो एनर्जी या तो वर्क डन कैसे बेटा? एनर्जी और वर्क डन मैंने आपको पहले ही बताया, सब कुछ सेम है। तो V इज इक्वल टू W बाय Q। तो W इज इक्वल टू वी क्यू। V है 6 और Q है 1, मतलब 6 जूल्स ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द पेज नंबर 209 पे ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो सबसे पहला लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, आगे बढ़े। नाउ विल अ करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर। मान लेते हैं कि ये इतना थिक वायर है और उतना ही थिन वायर है। दोनों में से ये फर्स्ट वायर है और ये सेकंड वायर है, दोनों में से किस में से इजी करंट जाएगा? ऑब्वियस बात है फर्स्ट वायर इतना ठीक है, उसके पास करंट के पास मूव करने के लिए कितना है? मान लो कि नेशनल हाईवे 8 लेन्स का नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे 2 लेन्स का, किसमें इतनी इजीली गाड़ियां जाएंगी? 8 लेन्स में। द करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर। इट इज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लॉजिकल आंसर ये है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना रेजिस्टेंस कम, और जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज्यादा। Hence, if thicker is the wire, the less is the resistance. Hence, more easily the current flows। समझ में आया? पक्का? श्योर बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान।
लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस है R, while the potential difference across the two ends of the component decreases to क्या, हाफ, V डैश है वो क्या होगा, V/2 हो गया। मैं आपको टेबल बना के आपको समझाता हूँ। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल V है तो फाइनल वैल्यू V/2। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, तो करंट में अभी I है तो उसका करंट कितना हो जाएगा, तो आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ बता रहा है। तो इफ V इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब जो V का हाल होगा वही I का हाल होगा। I will also, I मतलब करंट, मैं नहीं, I will also reduced to half, that is क्या बन जाएगा, I/2। डन, क्या बन जाएगा, I/2 बन जाएगा ना बेटा, पक्का, ठीक है, आगे बढ़ते फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why are the coils of electric toaster and electric ये है ना 1 मार्क में बहुत बार आता है, रीजन में भी आता है, मैंने ये आपको बताया भी था। कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयंस क्यों एलॉय से बनते हैं, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल, मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हमें इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन में हीट ही चाहिए। मोर ओवर एट हाई टेम्परेचर, दूसरी बात हाई टेम्परेचर पे जो एलॉयज हैं डू नॉट मेल्ट रेडिली, रेडिली मतलब इजीली। और तीसरी बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है कि एलॉयज हैं वो कम ऑक्सीडाइज होते हैं, hence the coils of heating appliances such as electric toaster and electric irons are made up of alloy rather than pure metal। दो चीज, रेजिस्टिविटी हाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो, ठीक है बेटा, पक्का। चलो कितना टाइम हुआ, 42 मिनट्स हुआ ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, काम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं। आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, बड़ा लेक्चर मुझे नहीं बनाना है वरना फिर आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट तो है नहीं, है कोई ज़्यादा डिफिकल्ट, बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटा, पक्का। चलो टेक केयर।